इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के संबंध के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सिलेबस होता है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो इकोनॉमिक्स के आधार पर ही होता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध क्या है। तो पहले तो हम दोनों की एक जनरल डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था की। इकोनॉमिक्स अध्ययन की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम जो आर्थिक एजेंट होते हैं उनके व्यवहार का एक विवेकपूर्ण विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर फिर सामान्य नियम सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी करने का भी प्रयास करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी which attempts to provide rational explanation of behavior of economic agents in order to develop general theory and rules regarding that, and at the same time to predict future events on the basis of those theories and laws. इसी प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है उसको जब हम परिभाषित करेंगे इकोनॉमी, तो इकोनॉमी हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक चरों का एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष जलवायु, संस्कृति, नियमों, कानूनों के अंतर्गत आर्थिक एजेंटों के द्वारा किए गए व्यवहार के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं दैट इकोनॉमी इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स which result from interaction of economic agents under a given set of rules, regulations, beliefs, culture and in fact climatic conditions। तो दो चीजें हमको समझ आती हैं डिफरेंस के रूप में। अगर हम देखेंगे तो जो इकोनॉमिक्स है ये अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट इसका मतलब इसकी बहुत सी चीजें जो होती हैं जो दिमागी स्तर पर होती हैं, रियल लाइफ में उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि ये जो अब्स्ट्रैक्शन है ये एजम्पशंस पर आधारित होता है। तमाम प्रकार की एजम्पशंस होती हैं कि जिनको हम मान करके ही थियरीज डेवलप करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसके जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब कि हमारे यहाँ जो सही है भारत में वही अमेरिका में भी सही होगा, वही इंग्लैंड में भी सही होगा। इसके विपरीत इकोनॉमी पर अगर हम आएंगे तो इसकी जो खास बात है कि ये लोकेशनल होती है। लोकेशनल होती है और नंबर 2 स्पेसिफिक होती है या पर्टिकुलरिस्टिक होती है या पर्टिकुलरिस्टिक होती है इकोनॉमी। तो ये दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस की बात आ गई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में। हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल का मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो ये कहता है कि अगर वस्तुएं सस्ती कीमत कम होती है किसी वस्तु की तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाएगी। ये नियम भारत में भी लागू होगा, ब्रिटेन में भी लागू होगा, साउथ अफ्रीका में भी लागू होगा और अमेरिका में भी लागू होगा। तो इसलिए इसका जो हम कहते हैं कि ये जो नियम है इसका ये यूनिवर्सल है। इकोनॉमी स्पेसिफिक क्यों है? इसलिए कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो यूएस इकोनॉमी से डिफरेंट है।
जो चीजें इंडियन इकोनॉमी में हैं, जो स्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, वही कंडीशंस, वही स्थितियां यूएस इकोनॉमी में नहीं है। इसलिए ये स्पेसिफिक है, लोकेशनल है, एरिया से संबंधित है और पर्टिकुलरिस्टिक है। तो अब इसमें जो इकोनॉमिक्स है, इसमें आखिर हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं या उसका विषय क्या है, स्कोप क्या है। तो इसमें हम देखिए ब्रॉडली जो इकोनॉमिक्स है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो में हम इंडिविजुअल बिहेवियर, उनसे संबंधित रूल्स को सेट करते हैं। जैसे हम कंजम्पशन या थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों का कंजम्पशन निर्णय किस प्रकार से होता है। कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या सोचकर खरीदते हैं, या नहीं खरीदते हैं तो क्या सोचकर नहीं खरीदते हैं। इससे जो थ्योरीज डेवलप होती हैं वो कंजम्पशन थ्योरीज के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन डिसीजन कैसे होता है। अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, आप आलू की खेती करना चाहेंगे, कपास की खेती करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे, इसका जो फैसला होगा, इसका जो निर्णय होगा, उसकी एनालिसिस इसके अंतर्गत थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में की जाएगी। इसी तरह से मार्केट, आखिर वस्तुओं की कीमतें कैसे तय होती हैं, मार्केट किस प्रकार की है, इसमें तमाम परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होती है, ओलिगोपोली होती है, तमाम प्रकार की मार्केट होती हैं। ये सब चीजें इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना होता है या एनालाइज की जाती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्जर लेवल पर सोचते हैं, या ये कह सकते हैं कि कंट्री के लेवल पर सोचते हैं। तो कंट्री के लेवल पर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की कंडीशन क्या है, ग्रोथ प्रॉब्लम क्या है, प्राइस कंडीशन क्या है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति क्या है। ब्रॉडली ये चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, समझते हैं, और इससे संबंधित नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है इकोनॉमिक्स में। इसी तरह से जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में भी हमें तमाम प्रकार की चीजों के बारे में, प्रकार की इकोनॉमीज के बारे में विश्लेषण करना पड़ता है। जैसे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, हम रूरल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, हम ट्राइबल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, इस तरह की चीजें हम बात कर सकते हैं। तो इसमें जो इकोनॉमी की बात आएगी उसमें हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी कंडीशंस हैं या जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उसमें जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें हम ये जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, इंडियन इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या है, इन्फ्लेशन है कि नहीं है, और अगर इन्फ्लेशन है तो उसका निदान क्या है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है। इस तरह की चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। रूरल इकोनॉमी क्या है, रूरल इकोनॉमी में हम ये देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो
डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सब कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट्स में हम इंडिविजुअल्स को शामिल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और फर्म या कंपनीज, और साथ साथ सरकार, क्योंकि ये सारी की सारी जो सारे लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वहां पर जो प्रोड्यूसर हैं किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो कंज्यूमर हैं वो किस चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो रूरल इकोनॉमी जो है वो लार्जली एग्रेरियन है। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल गुड्स का ही ज्यादातर प्रोडक्शन हो रहा है और उनका कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रूरल इकोनॉमी में नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स की मात्रा में उनकी जो मात्रा है वो कम है। रूरल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादातर कृषि क्षेत्र में लोगों को मिला हुआ है। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं लेकिन वो कम है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग ईंट भट्ठे पर काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में नहीं है, लेकिन इस तरह का जो है वो कम है। इसी तरह से हम जब ट्राइबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ट्राइबल इकोनॉमी में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे हो रहा है। तो ट्राइबल इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो प्रोडक्शन का मेन सोर्स है वो फॉरेस्ट है और एग्रीकल्चर है, और उनका जो कंजम्पशन है वो भी लार्जली फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। तो ये ट्राइबल इकोनॉमी हो गई। इसी तरह से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चरल गुड्स की तुलना में इंडस्ट्रियल गुड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त किए होंगे। हम कहेंगे कि जो ब्रिटेन है वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, तो इसलिए वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इसी तरह से सबसिस्टेंस इकोनॉमी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी है जो प्रॉफिट के लिए नहीं, बस केवल सबसिस्टेंस के लिए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की जो इकोनॉमीज थी वो आपकी सबसिस्टेंस इकोनॉमी कही जाती है, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन की जो एक्टिविटीज थी वो केवल इसलिए हो रही थी कि किसी तरह से जीवन को बनाए रखा जा सके। वहां प्रॉफिट वाला कोई विशेष इशू नहीं था, या प्रॉफिटेबल एक्टिविटी जो थी भी वो बहुत कम थी। तो ये बात हो गई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की। तो हम फिर से, इकोनॉमिक्स का मतलब कि ब्रांच ऑफ स्टडी जिसके माध्यम से हम जनरल लॉज डिसाइड करते हैं, और इकोनॉमी का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जिसके इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम समझने और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये बात आती है कि आखिर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, और है तो क्या है। तो जब रिलेशन की बात आएगी तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, यानी इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी बनती है और इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स। कैसे? जैसे 1929 में एक बहुत बड़ी घटना घटी वर्ल्ड लेवल पर, जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज थी वहां पर आउटपुट घटने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा, और जो तत्कालीन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे जिनको हम लोग क्लासिकल इकोनॉमी कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, उनके पास इस 29 के डिप्रेशन का क्या कारण है इसका कोई जवाब नहीं था। तो उस समय की इकोनॉमी की परिस्थितियों में ये ग्रेट डिप्रेशन पैदा हुआ। अब इस ग्रेट डिप्रेशन का कारण
तत्कालीन थ्योरीज बता पाने में असमर्थ थी। इसलिए एक नई थ्योरी पैदा हुई जिसको हम लोग केन्सियन थ्योरी के नाम से जानते हैं, केन्सियन थ्योरी। तो यहां पर इकोनॉमिक कंडीशन ने या इकोनॉमी की कंडीशन ने एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लासिकल्स का कहना है कि इकोनॉमी में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार को इकोनॉमी के मामलों में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ट्रेड, इन मामलों में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कीन्स कहते हैं कि ना, ऐसा नहीं है। सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। और उन्होंने कारण बताया कि जिन परिस्थितियों के कारण डिप्रेशन आया, उनके कारण इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की कमी के कारण डिप्रेशन आया। इसलिए सरकार अगर ऐसे कदम उठाती है जिनके माध्यम से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, तो सरकार का कदम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज हैं वो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। ग्रेट डिप्रेशन के कारण केन्सियन थ्योरी डेवलप हो गई। इसी तरह से 1970s में ऑयल क्राइसिस हुई, ऑयल क्राइसिस। इसके कारण एक नई इकोनॉमिक्स डेवलप हुई जिसे हम लोग न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के कारण नई इकोनॉमिक थ्योरीज डेवलप होने में सहायता मिलती है। अब दूसरी दिशा में आ जाए कि इकोनॉमिक थ्योरीज इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती हैं। तो भारत में आजकल डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चल रही है, जिसमें जो पैसा है सरकार के द्वारा वो सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल सब्सिडी है। तमाम प्रकार की सब्सिडीज पहले सरकार वस्तुओं को सस्ते दर पर मार्केट में बेचती थी और मार्केट प्राइस और बेनिफिशियरी को मिलने वाला प्राइस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता था उसे सरकार के द्वारा दिया जाता। जैसे गैस सिलेंडर, अगर मार्केट में गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है लेकिन कंज्यूमर को वो 700 रुपए में मिल रहा है, तो ये 300 का डिफरेंस आया। ये 300 जो है वो सब्सिडी के रूप में सरकार ऑयल कंपनी को देती थी। इकोनॉमिक थ्योरी हमें यह बताती है कि किसी भी वस्तु की कीमत घटाकर बाजार में बेचने की अपेक्षा सरकार अगर सीधे तौर पर व्यक्ति के खाते में पैसा डालती है तो इससे सरकार के पैसे की बचत होती है, जबकि लोगों के वेलफेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस थ्योरी का उपयोग कि सस्ता बेचने के बजाय सरकार सीधे लोगों के खाते में पैसा डाले तो ये ज्यादा बेहतर होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके सरकार जो है वो डीबीटी स्कीम ले आई है और इसके माध्यम से इसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इसके कारण हमारे देश में जैसे अगर गैस की सब्सिडी की हम बात करें तो सरकार की सब्सिडी का प्रभाव गैस के कंजम्पशन पर पड़ रहा है और इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में इसका प्रभाव पड़ा। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी बनती है और इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स बनती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब